पहला टॉपिक है उत्तक क्या है, विभिन्न प्रकार के सरल उत्तकों का सचित्र वर्णन कीजिए। पहला टॉपिक है उत्तक क्या है, विभिन्न प्रकार के सरल उत्तकों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें उत्तर देखते हैं। उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक कार्य को संपादन करती है, उत्तक कहलाता है। उत्तक क्या है, उत्तर है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक कार्य को संपादन करती है, उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट लाइन है सामान्य तौर पर एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हो, उत्तक कहलाता है। उत्तक की दूसरी परिभाषा है सामान्य तौर पर एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हो, उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट लाइन है सरल उत्तक समान उत्पत्ति आकार एवं कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। सरल उत्तक किसे कहते हैं, सरल उत्तक समान उत्पत्ति आकार एवं कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। यह समांगी होते हैं, यह समांगी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट है सरल उत्तक पुनः तीन प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक के प्रकार होते हैं, पहला है मृदुतक, दूसरा स्थूल कोणात्मक त्रिस्था है दृढ़ोत्तक। पहला देखेंगे हम मृदुतक। सरल उत्तक का पहला प्रकार है मृदुतक। इसमें देखते हैं मृदुतक, इसमें पहला पॉइंट है मृदुतक की कोशिकाएं सेलुलोज युक्त पतली भित्ति वाली व समव्यासी व जीवित होती हैं। पहला है मृदुतक की कोशिकाएं सेलुलोज युक्त पतली भित्ति वाली समव्यासी व जीवित होती हैं। दूसरा है यह कोशिकाएं मूल रूप से अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजाकार होती हैं। मृदुतक की कोशिकाएं मूल रूप से अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजाकार प्रकार की होती हैं। तीसरा पॉइंट है पादप का अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होने से इन्हें भरण उत्तक भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है पादप का अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होने से इन्हें भरण उत्तक भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है जब मृदुतक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तब इन्हें हरित उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है जब मृदुतक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तब इन्हें हरित उत्तक कहते हैं तथा इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है को होता है। द्विबीजपत्री पर्ण में हरित उत्तक प्राय स्पंजी मृदुतक एवं खम्भ मृदुतक में विभेदित होता है। द्विबीजपत्री पर्ण में हरित उत्तक प्राय स्पंजी मृदुतक एवं खम्भ मृदुतक में विभेदित होता है, जबकि एक बीजपत्री पर्ण में यह अविभेदित होता है पांचवा है इनमें सामान्यतः छोटे छोटे अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है इनमें सामान्यतः छोटे छोटे अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। छठा है यह पादप के सभी मुलायम भागों में मिलते हैं। छठा है यह पादप के सभी मुलायम भागों में मिलते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। सातवां पॉइंट है मृदुतक कोशिकाओं में जब अपेक्षाकृत बहुत बड़े अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है तो इसे वायुतक कहते हैं। सातवां पॉइंट है मृदुतक कोशिकाओं में जब अपेक्षाकृत बहुत बड़े अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है तो इसे वायुतक कहते हैं। यह जलीय पादपों जैसे आइकोनिया, हाइड्रिला, केना आदि में पाए जाते हैं। यह जलीय पादप जैसे आइकोनिया, हाइड्रिला, केना आदि में पाए जाते हैं। यह पादप अंग में वातन के साथ साथ अंग को पल्वमान भी बनाते हैं। नेक्स्ट है मृदुतक सबसे आधारी प्रकार का उत्तक होता है तथा इसी से अन्य सभी प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति व परिवर्धन होता है। मृदुतक सबसे आधारी प्रकार का उत्तक होता है तथा इसी से अन्य सभी प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति व परिवर्धन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मृदुतक पेरेन्काइमा के कार्य। पहला कार्य है सक्रिय प्रोटोप्लास्ट के कारण यह सभी आवश्यक कायिकी कार्यों का स्थल
होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खाद्य पदार्थों का संचय, स्त्रवण और उत्सर्जन आदि। पहला पॉइंट है सक्रिय प्रोटोप्लास्ट के कारण यह सभी आवश्यक कार्यों का स्थल होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खाद्य पदार्थों का संचय, स्त्रवण एवं उत्सर्जन आदि। दूसरा पॉइंट है जाइलम और फ्लोएम को पेरेनकाइमी कोशिकाएं जल और भोजन के गोल के रूप में चालन करती हैं। दूसरा पॉइंट है जाइलम और फ्लोएम को पेरेनकाइमी कोशिकाएं जल और भोजन के गोल के रूप में चालन करती हैं। तीसरा पॉइंट है अधिचर्म की पेरेनकाइमी कोशिकाएं अपनी क्यूटिकल के साथ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है अधिचर्म की पेरेनकाइमी कोशिकाएं अपनी क्यूटिकल के साथ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है द्वितीयक मेरिस्टेम पेरेनकाइमी उत्तक में उत्पन्न होते हैं। चौथा है द्वितीयक मेरिस्टेम पेरेनकाइमी उत्तक में उत्पन्न होते हैं। पांचवा है मरुद्भिद पौधों में पेरेनकाइमा जल संचय का कार्य करती हैं। पांचवा है मरुद्भिद पौधों में पेरेनकाइमी जल संचय का कार्य करती हैं। इनके भीतर का म्यूसिलेज जल धारण शक्ति बढ़ा देता है। इनके भीतर का म्यूसिलेज जल धारण शक्ति बढ़ा देता है। अब हम देखेंगे स्थूल कोणात्मक। अब हम दूसरा देखेंगे स्थूल कोणात्मक। इसमें देखते हैं पहला है स्थूल कोणात्मक की कोशिकाएं कुछ लंबी व तिरछी अंतःभित्ति वाली होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्थूल कोणात्मक की कोशिकाएं कुछ लंबी व तिरछी अंतःभित्ति वाली होती हैं। अनुप्रस्थ में यह गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार दिखाई देती हैं। यह अनुप्रस्थ में गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट है इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश के समान वाले कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी व मध्य भाग में अपेक्षाकृत पतली होती है। दूसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश के सामने वाले कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी व मध्य भाग में अपेक्षाकृत पतली होती है। यह मोटाई भित्ति पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होती है। यह मोटाई भित्ति पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होती है। तीसरा पॉइंट है यह उत्तक प्राय शाकीय द्विबीजपत्री पौधों के स्तंभ में अधिचर्म के नीचे 3 या 4 परतों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है यह उत्तक प्राय शाकीय द्विबीजपत्री पौधों के स्तंभ में अधिचर्म के नीचे 3 या 4 परतों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है प्राय यह उत्तक भूमिगत भागों, मूल व एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है प्राय यह उत्तक भूमिगत भागों व एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाए जाते हैं। पांचवा है यह उत्तक पादप के कोमल तरुण अंगों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। पांचवा है यह उत्तक पादप के कोमल तरुण अंगों को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा हरित लवक उपस्थित होने पर यह खाद्य का निर्माण करते हैं तथा हरित लवक उपस्थित होने के कारण यह खाद्य का निर्माण भी करते हैं। अब हम देखेंगे स्थूल कोणात्मक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल कोणात्मक के भाग हैं 3। पहला है कोणीय स्थूल कोणात्मक। पहला देखेंगे कोणीय स्थूल कोणात्मक। इसमें देखते हैं इनमें कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं और निक्षेपण केवल कोशिकाओं के कोणों तक ही सीमित होता है। इनमें कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं और निक्षेपण केवल कोशिकाओं के कोणों तक ही सीमित होता है। उदाहरण है कुकुरबिटा। दूसरा है नलिकाकार स्थूल कोणात्मक। इनमें स्पष्ट अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं और निक्षेपण भित्तियों में उन स्थानों तक सीमित रहता है जो इन अंतराकोशिकीय अवकाशों को घेरे हुए होते हैं। बी है नलिकाकार स्थूल कोणात्मक। इनमें स्पष्ट अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं और निक्षेपण भित्तियों में के उन स्थानों तक सीमित रहता है जो इन अंतराकोशीय अवकाशों को घेरे हुए होते हैं। उदाहरण है टमाटर, धतूरा, तंबाकू आदि। तीसरा है स्तरित स्थूल कोणात्मक। इसमें देखते हैं इनमें कोशिकाएं एक के बाद एक अनेक परतों में विन्यासित होती हैं।
इनमें कोशिकाएं एक के बाद एक अनेक परतों में विन्यासित होती हैं और इनमें निक्षेपण मुख्य रूप से कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय भित्ति पर ही होता है। और इनमें निक्षेपण मुख्य रूप से कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय भित्ति पर ही होता है। उदाहरण है सूरजमुखी के तने में उपस्थित अधिचर्म। उदाहरण है सूरजमुखी के तने में उपस्थित अधिचर्म। नेक्स्ट पॉइंट है स्थूल कोणात्मक या कोलेनकाइमा के कार्य। नेक्स्ट देखते हैं स्थूल कोणात्मक या कोलेनकाइमा के कार्य। नेक्स्ट देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसमें स्थूल कोणात्मक के कार्य हैं। पहला कार्य है वृद्धिशील अंगों में यह प्रभावी यांत्रिक ऊतक है जहाँ यह सामर्थ्य और प्रत्यास्थता प्रदान करता है। पहला पॉइंट है वृद्धिशील अंगों में यह प्रभावी यांत्रिक ऊतक है जहाँ यह सामर्थ्य और प्रत्यास्थता प्रदान करता है। कोलेनकाइमी कोशिकाओं में सतह और मोटाई में बढ़ने की अत्यधिक क्षमता होती है। कोलेनकाइमी कोशिकाओं में सतह और मोटाई में बढ़ने की अत्यधिक क्षमता होती है। तीसरा पॉइंट है पौधों के पुराने भागों में यह दृढ़ोतक में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसकी भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। पौधों के पुराने भागों में यह दृढ़ोतक में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसकी भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है हरित लवक की उपस्थिति के कारण कुछ प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तीसरा पॉइंट है हरित लवकों की उपस्थिति के कारण कुछ प्रकाश संश्लेषण भी होता है। चौथा पॉइंट है पत्तियों के किनारों पर इसकी उपस्थिति इन्हें आधार बल देती है। चौथा पॉइंट है पत्तियों के किनारों पर इसकी उपस्थिति इन्हें आधार बल देती है। पांचवा है पौधों के जिन हिस्सों पर तेज हवाओं का असर होता है वहाँ कोलेनकाइमा स्थूल कोणात्मक वृद्धि कर जाता है। पांचवा पॉइंट है पौधों के जिन हिस्सों पर तेज हवाओं का असर होता है वहाँ कोलेनकाइमा स्थूल कोणात्मक वृद्धि कर जाता है। छठा है वृद्धिशील अंगों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। छठा है वृद्धिशील अंगों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है जबकि उनमें दृढ़ोतक विभेदित नहीं हो जाता है। जबकि उनमें दृढ़ोतक विभेदित नहीं हो जाता है। इससे अंगों की लंबाई की वृद्धि में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इससे अंगों की लंबाई में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट है शाकीय तनों में कोलेनकाइमी स्थायी रूप से विद्यमान रहता है क्योंकि इन तनों में द्वितीयक वृद्धि बहुत कम होती है। सातवां पॉइंट है शाकीय तनों में कोलेनकाइमी स्थायी रूप से विद्यमान रहता है क्योंकि इन तनों में द्वितीयक वृद्धि बहुत कम होती है। अब हम देखेंगे दृढ़ोतक। तीसरा प्रकार है दृढ़ोतक। इसमें पहला पॉइंट है इनकी कोशिकाएं प्राय बहुत लंबी सक्रिय तथा न्यूक्लियर सिरों वाली होती हैं। इनकी कोशिकाएं प्राय बहुत लंबी सक्रिय तथा न्यूक्लियर सिरों वाली होती हैं। दूसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन का निक्षेपण होने से समान मोटाई वाली होती हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन का निक्षेपण होने से समान मोटाई वाली होती हैं। कोशिका भित्ति प्राय इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा लगभग बंद हो जाती है। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन का निक्षेपण होने से समान मोटाई वाली होती है। कोशिका भित्ति प्राय इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा लगभग बंद हो जाती है। तीसरा है यह कोशिकाएं लंबी व धागे के समान होने के कारण तंतु या रेशे या दृढ़ोतक तंतु भी कहलाती हैं। आवर्तबीजी पादपों में इनकी औसत लंबाई 1 से 3 मिमी तथा अनावृत बीज पादपों में 2 से 8 मिमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी कोशिकाएं मर्त होती हैं और इनका प्रमुख कार्य पादप को बलकृत शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है इनकी कोशिकाएं मर्त होती हैं और इनका प्रमुख कार्य पादप को बलकृत शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करना होता है। पांचवा पॉइंट है कभी-कभी दृढ़ोतक कोशिकाएं चौड़ाई की तुलना में अधिक लंबी न होकर लगभग समान व्यास की होती हैं। इनकी भित्ति इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा
लगभग बंद हो जाती है, इन्हें दर्दोतक कोशिका कहते हैं। इन्हें दर्दोतक कोशिका कहते हैं। अब देखते हैं यह दर्दोतक कोशिका मुख्य दो प्रकार की होती है। पहला है दर्दोतक तंतु, दूसरा है स्केलेरिड। पहला है दर्दोतक तंतु, दूसरा है स्केलेरिड। अब पहला देखेंगे दर्दोतक तंतु। पहला देखेंगे दर्दोतक तंतु। कोशिकाएं लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों पर से नुकीली कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त अधिक लिग्निन के जमाव हो जाने से कोशागुआ नाममात्र रह जाती है। कोशिका भित्ति में सरल तथा तिरछी गर्त अथवा परिवेशित गर्त उपस्थित होते हैं। बी है स्केलेरिड। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी कोशिका समव्यासी तथा अनियमित आकार की होती है। स्केलेरिड की कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है तथा कोशिका समव्यासी तथा अनियमित आकार की होती हैं। लिग्निन का जमाव अधिक हो जाता है। लिग्निन के जमाव के अधिक हो जाने से कोशिका के अंदर की गुहा बहुत संकीर्ण हो जाती है। इसकी उत्पत्ति मृदुतक कोशिका से बाहर होती है। इनमें साकित सरल गर्त होते हैं। इनमें साकित सरल गर्त होते हैं। अब देखते हैं दृढ़ोतक के कार्य। अब देखेंगे दृढ़ोतक के कार्य। पहला है यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। दृढ़ोतक यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है इस उत्तक के कारण ही पौधा वायु, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि प्रभावों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तीसरा है मरुस्थलीय, यह पौधों में अधिकता से पाए जाते हैं। तीसरा है मरुस्थलीय पौधों में अधिकता से पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।